अभी तक हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी देख लिया कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो हर एक इकोनॉमी फेस करती है, चाहे वो रिचेस्ट इकोनॉमी हो या पुअरेस्ट इकोनॉमी हो। अब हम लोग अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं जिसके बारे में हमने लेसन 1 में बात किया था, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन डिफरेंट इकोनॉमीज़ में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, यानी इसको कैसे टैकल किया जाता है इन सारे प्रॉब्लम्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी दिया हुआ है। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो लेसन 1 में। मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है, जिसमें कि पूरी तरह से कंट्रोल प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं सारे डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। अब तो आखिर ये जो मार्केट इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी क्योंकि फ्री इकोनॉमी है और प्रोड्यूसर्स की इकोनॉमी है, यहाँ सारा डिसीजन प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ माइंड में रख के डिसीज़न लेंगे कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, इसके बारे में वो डिसीजन लेंगे प्रॉफिट के बारे में सोच के, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए उनको जो है ध्यान रखना होगा सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के बारे में। अब ये क्या चीज़ है कि भाई मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और किस चीज़ की सप्लाई वो ईजिली कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट पे। ओके, ये सारी चीज़ें वो दिमाग में रखेंगे जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो आइए अब एक एक प्रॉब्लम को देखते हैं कि वो कैसे टैकल करेंगे। तो भाई पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर द हाई प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई प्रोड्यूसर्स जो होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, उनके माइंड में क्या चीज़ मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमाइज़ करना। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना होगा तो वो उन्हीं प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। रहे हाउ टू प्रोड्यूस, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ऐसे प्रोडक्शन मेथड को सेलेक्ट करेंगे जिनमें उनका कॉस्ट कम से कम है। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो ऐसे मेथड को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे उनका कॉस्ट कम से कम है और इफ़िशियंसी लेवल बढ़ी रहे। इफ़िशियंसी लेवल बढ़ी रहने का मतलब है कि भाई वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें विद मिनिमम कॉस्ट। Okay, the producers will always use that technology which maximize efficiency and minimize cost, यानी जो उनके efficiency लेवल को बढ़ा सके और उनके कॉस्ट को कम से कम कर सके। ओके, आगे देखते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके बारे में प्रोड्यूसर्स कैसे डिसाइड लेंगे, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे वो। ज़रा आप खुद सोचो कि अगर वो एक प्रोड्यूसर है, अगर वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो उसको पब्लिक वेलफेयर से क्या मतलब है, वो तो जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो उन लोगों के बारे में सोचेगा जिन लोगों से उसे मैक्सिमम इनकम हो सके। तो वो कौन होगा, जाहिर सी बात है कि वो रिचेस्ट सेक्शन होगा, है ना, रिचर सेक्शन होगा। पुअरर सेक्शन के बारे में वो नहीं सोचेगा। यानी जनरली जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें पुअरर सेक्शन के बारे में जो है प्रोड्यूसर्स नहीं सोचते हैं, यानी कि पुअरर सेक्शन को एक तरीके से इग्नोर करते हैं। यानी वो प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे रिचर सेक्शन के लिए, जिससे कि उनका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो ब्रीफली अगर डिस्कस किया जाए तो इन अ मार्केट इकोनॉमी द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो प्रोड्यूसर्स होंगे मार्केट इकोनॉमी में, वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दिमाग में रख के ही करेंगे। अब अगला इकोनॉमी देखते हैं हम लोग, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या था ये, वो इकोनॉमी जो कि सेंट्रल से प्लान की जाती है या गवर्न की जाती है, मतलब गवर्नमेंट जिस पे पूरा कंट्रोल रखती है। ओके, तो इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज़ ये सारा डिसीजन लेती हैं। अब जब गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन लेगी तो किस चीज़ के बारे में सोचेगी। आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेती है तो क्या उसके माइंड में क्या होगा कि भाई उसको करना क्या है, किसके लिए काम करना है, उसको जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। यानी उसका मेन एम जो होगा वो होगा मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ओके, यानी वो ये डिसीजन लेगी जब भी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड जब भी डिसीजन लेगी तो वो पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के ही ये डिसीजंस लेगी, नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचेगी नहीं। ओके, नहीं सोचेगी मतलब।
ओके, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड विच द सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड एज द मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। यानी सेंट्रल अथॉरिटी जिन गुड्स को ज़्यादा यूजफुल समझेगी सोसाइटी के लिए, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, दैट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन विल बी एडॉप्टेड विच इज़ सोशली मोस्ट डिज़ायरेबल। यानी उस टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया जाएगा जो कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल होगी। यानी कि अगर सोसाइटी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया जाएगा, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ज़रूरत है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की यूज किया जाएगा। ओके, इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कंट्री में मास अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। ओके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं तो उन लोगों को रोज़गार देने के लिए, उन लोगों को एम्प्लॉयड करने के लिए क्या करना होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, यानी मैन पावर का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम मैन पावर का यूज़ करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं रोज़गार हैं, तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी है या गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकती है। ओके, और यानी व्हाट टू प्रोड्यूस क्या हो गया, क्या प्रोड्यूस करेगी, जो कि वेलफेयर कर सके। कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी, जिससे कि जो है सोसाइटी के लिए जो ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी, जिससे कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। ओके, और अगर अब उसे डिसाइड करना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, तो जब उसके माइंड में पब्लिक वेलफेयर है तो वो प्रायोरिटी किसको देगी, वो देगी प्रायोरिटी पुअरर सेक्शन को, जिससे कि पुअरर सेक्शन को भी डेवलपमेंट का मौका मिल सके। तो जब वो प्रोडक्शन करेगी, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में डिसाइड करेगी, सॉरी फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में डिसाइड करेगी, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, वो करेगी पुअरर सेक्शन के लिए, क्योंकि उसके माइंड में प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसके माइंड में है, गवर्नमेंट के माइंड में, या गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी तो वो जो है पब्लिक वेलफेयर को कंसर्न करके करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, ओके, यानी ये कहा जाए कि पब्लिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड, तो वो पब्लिक वेलफेयर को जो है प्रायोरिटी देगी या सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी देगी। ठीक है, ना कि प्रॉफिट को। अब मिक्स्ड इकॉनमी देखते हैं हम लोग कि भाई मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होगा। तो अगर इकॉनमी मिक्स्ड है, मिक्स्ड इकॉनमी अगर है, तो मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है, जहाँ पे मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का जो है कंट्रोल रहता है। ओके, तो कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है और कुछ हद तक प्रॉफिट के लिए भी काम किया जाता है मार्केट के थ्रू। ओके, तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी शेयर द मेरिट ऑफ मार्केट इकॉनमीज एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमीज। यानी मिक्स्ड इकॉनमी क्या है, वो इकॉनमी है जहाँ पे मार्केट इकॉनमी का भी मेरिट मिल जाएगा आपको और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी का भी मेरिट्स मिल जाएगा। दोनों के फ़ायदे मिक्स्ड इकॉनमी में होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो इकॉनमी जिसपे कि गवर्नमेंट का कुछ हद तक कंट्रोल रहता है और कुछ कंट्रोल मार्केट का भी रहता है। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बोथ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। यानी यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट, हाउ या फॉर whom टू प्रोड्यूस, इससे रिलेटेड डिसीजन जो भी लिया जाता है वो डिसीजन जो है पब्लिक वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइज दोनों को जो है ध्यान में रख के लिया जाता है। ओके, इन सर्टेन एरियाज प्रोडक्शन प्रोसेस आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। ठीक है, इन सर्टेन एरियाज प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है वो मार्केट को या फिर कह लो प्रोड्यूसर्स को पूरी तरीके से फ्री रखती है कि भाई वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करें जिससे कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिस पे कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यानी कि जिसके बारे में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्यों, जो कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हैं। उन एरियाज़ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई उन्हें क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है या किसके लिए करना है, इससे रिलेटेड डिसीजन वहाँ पे गवर्नमेंट लेगी, जहाँ पे सोशल वेलफेयर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। ओके, इन सर्टेन अदर एरियाज डिसीजन आर टेकन इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल
कंसिडरेशन, यानी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल कंसिडरेशन के लिए जो है ध्यान रख के गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ओके, फॉर एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, यानी इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको स्टील एंड क्लॉथ का प्रोडक्शन करने की पूरी छूट मिली हुई है कि वो कितना भी प्रोडक्शन करें, उसका कोई भी प्राइस रखें, ठीक है, किसी के लिए करें, पूरी तरीके से छूट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने क्लॉथ, स्टील, इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में पूरी तरह से छूट दे रखी है, जबकि दूसरी तरफ रेलवे जो है उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यानी गवर्नमेंट ने रेलवे को अपने कंट्रोल में रखा है। आज की बात करें तो रेलवे को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, बट अभी इस बुक में जो लिखा है वो पहले का है, तो आप ये समझो कि भाई रेलवे जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, अब तो भले ही अब धीरे धीरे उसको भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रेलवेज़ को अपने कंट्रोल में रखा है कि भाई क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। रेलवेज़ जो है सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है क्योंकि भाई उससे मिनिमम फेयर पे ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस टू नॉमिनल रेट्स सो दैट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल देम, यानी कि गवर्नमेंट रेलवे को आखिर क्यों कंट्रोल में रखी थी, इसलिए कंट्रोल में रखी थी जिससे कि जो है वो नॉर्मल रेट पे या नॉमिनल रेट पे जो है पुअरर सेक्शन को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जो पुअरर सेक्शन है वो इस सर्विस को अवेल कर सके, इस सर्विस को पा सके। यानी कि अगर पुअरर सेक्शन को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो जा सके रेलवे के थ्रू, इसीलिए गवर्नमेंट ने रेलवे पे अपना पूरा कंट्रोल रखा था। साथ ही इसका एक अदर एग्जांपल ले सकते हो जो अभी भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो है डिफेंस सिस्टम, है ना। डिफेंस सिस्टम को गवर्नमेंट ने अपने जो है पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। जाहिर सी बात है यहाँ भी सोशल वेलफेयर ही माइंड में है गवर्नमेंट के कि भाई जिससे कि सोसाइटी की सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए जो है डिफेंस सिस्टम को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है। डिफेंस सिस्टम मीन्स आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, ओके, ये सारी चीज़ें। ओके, ब्रीफली इन मिक्स्ड इकॉनमी द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are neither left entirely to the market forces nor any centrally planned both market forces as well as centrally planned play their role. While market forces tend to maximize profit, the central authority focuses on the social welfare. यानी मिक्स्ड इकॉनमी में सारा डिसीजन, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड सारे डिसीजन पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जाता है, ना ही पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पे दोनों लोग, यानी कि गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट, दोनों लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। कुछ डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, तो कुछ डिसीजन सोशल वेलफेयर के लिए होता है। उसके बाद एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और इसका कैसे कैसे यूज़ लिया जाता है, कौन कौन यूज़ करता है और कैसे कैसे इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को शो करते हैं। ओके, आइए देखिए। टू इलस्ट्रेट एंड एनालाइज द सेंट्रल प्रॉब्लम, द इकोनॉमिस्ट यूज द टेक्निक ऑफ पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ओके, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, वो सेंट्रल प्रॉब्लम को शो करने के लिए या सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते समय एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि है पीपीसी। ओके, इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ। ओके, व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज़ पीपीसी। पीपीसी है क्या आखिर? देखो, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ये वो कर्व है जो प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ शो करता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास एक गिवन रिसोर्सेज हो, यानी रिसोर्सेज आपका लिमिटेड हो, ठीक है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये
कर्व यही शो करता है। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से पता चल रहा है कि भाई ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करता है कि जब आपका रिसोर्सेज लिमिटेड हो, फिक्स हो कि भाई इतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरा, तो फिर उन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप कौन कौन सी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आइए इसको डिटेल देखते हैं। वी नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं और उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि एक से ज़्यादा यूजेस हैं। एक ही रिसोर्स के कई सारे यूज़ में आते हैं। जैसे आटे से ही आप ब्रेड बना सकते हो, चाहो तो घर पे लाके उसको कंज्यूम भी कर सकते हो। तो अब देखो कि भाई एक से ज़्यादा यूज़ हो गया है ना। लेट अस अज्यूम दैट द गिवन रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड व्हीट। चलिए एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को हम लोग इसी एग्जांपल से समझते हैं कि भाई कैसे क्या होता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना को देखते हैं, ठीक है। आइए इससे देखा जाए क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं और उस नोट्स को ही याद लिख लेना और फिर जो है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसके नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताएगा। ये एक ऐसा कर्व है जो प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बताएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताएगा। ओके, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं क्या है। PPC इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ओके, तो हम ये अजम्पशन यहाँ लेके चलना है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी ना उसमें ना ही वो बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि गिवन है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं। उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें दो गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने का क्या मतलब? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि भाई जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज के साथ मैं दो गुड्स में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, दो गुड्स अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, दो डिफरेंट गुड्स का, तो मैं कैसे प्रोडक्शन कर सकता हूँ, किस गुड्स को ज़्यादा कर सकता हूँ, किस गुड्स को कम कर सकता हूँ। अगर एक गुड्स में कुछ मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे दूसरे गुड्स में क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू शो करते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी PPC कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है जब आपको दो गुड्स का प्रोडक्शन करना हो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जब हम PPC के बारे में स्टडी करते हैं या PPC बनाते हैं तो कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। उससे पहले आप जान लो कि अजम्पशन होता क्या है। अजम्पशन का मतलब होता है मान्यता। ये मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, तो कुछ मान्यताएं या कुछ अजम्पशन है, इसको देख लेते हैं कि जब भी हम PPC बनाएंगे तो उस समय हमें 3 अजम्पशंस लेके चलनी है। क्या क्या? रिसोर्सेज आर गिवन, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, लिमिटेड हैं, ना ही वो बढ़ेंगे और जब हम उनका यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। ठीक है, यानी कि एक गिवन रिसोर्सेज आपको मिला हुआ है। ओके, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके दो डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन आपको करना है। दूसरा अजम्पशन क्या लेके चलना है आपको, क्या मान्यता लेके चलनी है? गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी जो रिसोर्सेज आपको गिवन है उसको फुल्ली यानी पूरी तरीके से और इफिशिएंटली यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज कर लेना है, पूरा जो है यूज़ कर लेना है। जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि जब दो गुड्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, दो डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन आप शो कर रहे हो, तो आप हर एक कॉम्बिनेशन में पूरी तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ करोगे। आपके पास रिसोर्सेज बचने नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप रिसोर्सेज का पूरा यूज़ दिखाओगे। ओके, आगे देखो,
टेक्नोलॉजी रिमेन कंस्टेंट, यानी जो टेक्नोलॉजी होगा, प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये 3 मान्यताएं हम लेके चलते हैं पीपीसी के बारे में। रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड या फिर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन कंस्टेंट, यानी रिसोर्सेज आपको दिए रहेंगे, ठीक है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ कर लेना है हर एक कॉम्बिनेशन में, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है। जो भी टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट कर चुके हो प्रोडक्शन में, उसी टेक्नोलॉजी से काम करना है। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए। एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने 2 गुड्स एप्पल और वीट लिया है, आपके बुक का ही एग्जांपल है, उसी को समझेंगे, ठीक है। एप्पल एंड वीट लिया हुआ है, ओके। और मैंने ये जो है ए डी ई, ये 5 कॉम्बिनेशंस जो किए हैं इनके प्रोडक्शन के बारे में, ए बी सी डी एंड ई, 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो किए हैं एक टेबल के थ्रू। इस टेबल को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल, ओके। ये टेबल कैसे बनी है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब आइए इस टेबल को देखते हैं कि कैसे बनाया गया है, और इसी टेबल के थ्रू हम एक कर्व जो कि है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को भी बनाएंगे, ओके। तो ये जो टेबल है वो 2 डिफरेंट आइटम्स यानी एप्पल एंड वीट के बारे में बनाया गया है, यानी एप्पल और वीट का डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है ये कि एप्पल, हम गिवन रिसोर्स के साथ अगर हम एप्पल का प्रोडक्शन करें तो कितना कर सकते हैं, अगर वीट का करें तो कितना कर सकते हैं, अगर हमें दोनों करना है तो कितना, कैसे क्या करना पड़ेगा, ओके। तो पहले तो ये रो कॉलम को समझ लो। पहला जो हमारा कॉलम है वो है गुड्स, यानी कि नाम, कौन कौन सा कमोडिटी या कौन कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन हमको करना है। उसके बाद ये हेडिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसके जगह आप कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जगह आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गई, ए बी सी डी एंड ई, ओके। अब इस टेबल को मैं समझाता हूँ आपको कि भाई अगर आपको एप्पल का 100 टन प्रोडक्शन करना है, अगर आपको एप्पल का 100 टन प्रोडक्शन करना है तो वीट का प्रोडक्शन बंद करना होगा, ठीक है, 0, यानी कि सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ यूज़ हो गया, 100 टन प्रोडक्शन ऑफ एप्पल पे, यानी एप्पल के प्रोडक्शन पे सारा रिसोर्सेज यूज़ हो गया पहले कॉम्बिनेशन में। और अगर आपको वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, 0 से बढ़ा करके 10 करना है, तो फिर आपको जो है यहाँ से कम करके 100 से कम करके 90 करना होगा, ठीक है। 100 से कम करके इसको 90 करना होगा, यानी कि 10 यूनिट यहाँ से कम करेंगे हम, ओके। और जब हम यहाँ से 10 यूनिट कम करेंगे तो फिर हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ेगा 10 यूनिट। दूसरा देखिए अगला, अगर सी कॉम्बिनेशन पे हम लोग चलें कि भाई अगर हम एप्पल का 70 यूनिट प्रोडक्शन करें, 70 टन प्रोडक्शन करें, तो वीट का प्रोडक्शन 20 टन प्रोडक्शन करेंगे, ओके। अगर एप्पल का 40 टन प्रोडक्शन करेंगे तो वीट का 30 टन प्रोडक्शन करेंगे, ओके। और अगर हमें वीट का पूरा प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है जो कि है 40 टन, तो हमें एप्पल का प्रोडक्शन बंद करना होगा। इसको ज़रा इस तरीके से समझिए, मान लीजिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए हैं लैंड, एक ज़मीन, ओके। अब इसी ज़मीन पे आपको एप्पल और वीट दोनों प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अगर आप इस ज़मीन का पूरा यूज़ एप्पल के लिए कर ले रहे हो तो 100 टन का प्रोडक्शन हो रहा है एप्पल में, और अगर आप इस ज़मीन का पूरा यूज़ वीट के लिए कर ले रहे हो तो 40 टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है वीट में, ओके। दोनों ही, तो इन दोनों सिचुएशंस में हो क्या रहा है कि एक तरफ जहाँ आप एप्पल का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस समय वीट को क्या करना पड़ रहा है, 0 करना पड़ रहा है, यानी कि वीट का प्रोडक्शन नहीं करना है। वो सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ यूज़ हो जा रहा है, एप्पल पे, यानी पूरी ज़मीन एप्पल के लिए यूज़ हो जा रही है। यही केस यहाँ पे है वीट में कि अगर पूरी ज़मीन वीट के लिए यूज़ कर ले रहे हो तो फिर जो है आपको एप्पल पे 0 प्रोडक्शन, यानी कि एप्पल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल, जिसमें हमने क्या शो किया कि हमने एप्पल और वीट का एग्जांपल लेकर के एक टेबल बनाया जिसमें हमने ए बी सी डी और ई 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो किए कि अगर हमें एप्पल का प्रोडक्शन करना है तो फिर हमें वीट का कितना करना होगा ए कॉम्बिनेशन में, अगर एप्पल का 0 करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज यानी कि लैंड हमारे पास लिमिटेड है, एक ही लैंड है, उसी लैंड पे हमें एप्पल और वीट दोनों का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और अगर हम वीट का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए एप्पल में कितनी कमी करनी पड़ेगी, इसी तरीके से ये टेबल बनाया गया है।
अब इसी टेबल का यूज़ करके आप एक जो है कर्व बना लो, होगा वो PPC यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, से यही कर्व। ओके, कर्व बनाना क्या है, एक आप नॉर्मल जैसे ग्राफ बनाते हो वैसे बनाओ। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। इसके बाद इसके एक एक्सिस पे एक कमोडिटी यानी कि एक गुड्स दिखा दो, दूसरे एक्सिस पे दूसरा गुड्स दिखा दो। जैसे कि मैंने y एक्सिस पे एप्पल दिखाया है एंड x एक्सिस पे वीट दिखाया है। उसके बाद आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लो इसी टेबल के अकॉर्डिंग, जैसा कि टेबल था हमारा उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। आइए, पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि जब आप एप्पल का 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो तो वीट का कितना हो रहा है, 0, यानी वीट के 0 लाख प्रोडक्शन टन 0 लाख टन प्रोडक्शन करने पर जो एप्पल है यानी कि ये वाला एक्सिस कितना 100, ओके, 100 लाख टन का प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर वीट का आप 10 लाख टन का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक, ये जो एक्सिस है मेरा वो वीट को शो कर रहा है। तो अगर मैं वीट का प्रोडक्शन 10 लाख कर रहा हूँ तो मेरा जो एप्पल है वो 100 से कम होकर के 90 पे आ जा रहा है। और ऐसे ही प्रोडक्शन आगे बढ़ा रहा हूँ, 20 लाख टन कर रहा हूँ तो मेरा एप्पल का प्रोडक्शन और कम होकर 70 पे आ जा रहा है। और फिर मैं वीट का प्रोडक्शन 30 लाख टन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो एप्पल का प्रोडक्शन है वो और कम होकर के 40 लाख टन पे आ जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगर मैं मैक्सिमम आउटपुट चाहता हूँ वीट का तो उसके लिए मुझे एप्पल का आउटपुट 0 करना होगा। यानी अगर मैं 40 लाख टन यानी यहाँ पे 40 लाख टन का प्रोडक्शन चाहता हूँ वीट का तो उसके लिए मुझे एप्पल 0 करना होगा। इस पॉइंट पे एप्पल 0 है, 40 है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट 0 है, ऊपर तो गया नहीं है तो ये 0 है, यानी कि ऊपर एप्पल 0 हो गया और वीट 40 हो गया। और इस पर हाइट कितनी है, इस पर हाइट है 40, है ना, इसका मतलब है कि एप्पल 40 है एंड वीट 30 है। इस पे हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 70 यानी कि एप्पल 70 एंड वीट 20, ओके। एंड इस पे हाइट कितनी है भाई, इस पे 90 हाइट है यानी कि एप्पल हो गया 90 और वीट 10, ठीक है। इस पे हाइट है आपकी 100 लेकिन इसकी जो ब्रेथ है वो 0 है यानी कि जो वीट है वो क्या हो गया, 0, ओके। तो अब इसी का जो है हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब आप इसको जो है सीधे सीधे सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ये एक कर्व बन जाएगा जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा, ठीक है। इसमें आप जो है ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये ऐसे करके 10 पे लाके इसको मैच करो और ये 70 से लाके 20 करो, देन ये 42 ये हो गया और ये लास्ट वन अपना है ही। तो आपको करना क्या है, आपको हर एक को टच करते हुए जो है हर एक पॉइंट को टच करते हुए एक कर्व बनाना है ऐसे, ओके। यही जो कर्व है आपका ये PPC है, ठीक है, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि एप्पल और वीट का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो कर रहा है, ठीक है। एप्पल और वीट का डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है ये कर्व, ओके। कैसे बना है मैंने आपको बता दिया, क्या अजम्पशंस हैं ये भी बना दिया। एक चीज़ और, जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल या कर्व बनाएंगे उसके अजम्पशंस उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अजम्पशंस दोबारा से लिख लीजिएगा, जो अजम्पशंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं 1 2 3, ये तीनों अजम्पशन यहाँ पे दोबारा से नोट्स में लिख लीजिएगा। ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि वो कर्व जो कि 2 डिफरेंट गुड्स का गिवन रिसोर्सेज के साथ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है, या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है कि, ठीक है। उसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि रिसोर्सेज गिवन रहेंगे, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लेना है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। कैसे बनाया जाता है वो टेबल में डिस्कस किया हम लोगों ने, और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, अगले टॉपिक में जाएंगे।